क्लियर है बेटा सबको? फिर चलिए तो आगे मूव करते हैं। लगभग देखो इसमें जो लास्ट 2-3 टॉपिक अब छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा, उनको कंप्लीट करते हुए आगे मूव कर जाते हैं। ठीक है, इसमें पहला जो हमारे पास पार्ट है, इस पूरे में जो छोटे छोटे 2-3 टॉपिक हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालेगा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। नॉन मेटेलिक करेक्टर, ओके। सो बच्चों, कल हमने जो ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर की बात करी थी, उसके बेसिस पे ही यहां पर चीजों को रिलेट करूंगा, तो आपको बेटर है कि वहीं से समझ में अच्छे से आ जाएगा। बेटा हमारे पास अगर हम बात करें मेटेलिक करेक्टर की, सो मेटेलिक करेक्टर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिड्यूसिंग पावर। अब ये आपको कनेक्ट खुद करना है। और नॉन मेटेलिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, ये अब आपको रिलेट खुद करना है। अगर कहीं दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अदरवाइज आप खुद इसको कनेक्ट करिए। कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था, अब आप इसको खुद डिस्कस करिए ताकि आपको कनेक्ट इजीली हो जाए। और अगर कहीं दिक्कत होती तो बेटा अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप कनेक्ट कर सकते हो। इतना मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूं, जो स्टेटमेंट आपके सामने मैंने लिखा है। ठीक है, बोलिए, कनेक्ट हो रहा है सबको? एवरीवन? या कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, वहां से कैसे कहानी स्टार्ट करेंगे अपन? कनेक्ट हो रहा है सबको? हाँ कि ना? इधर देश की महान विभूतियां हैं, कनेक्ट हो रहा है? हो रहा है ना? अरे क्या हो गया, कुछ खा पी के नहीं आए हो क्या? नहीं देते नहीं, घर वाले भगा देते हैं, जाओ, हैं? ऐसा ही होता है क्या? हैं? तो कुछ नहीं मिलता क्या? तो खा के क्यों नहीं आती? तुझे भी नहीं मिलता? मिलता है ना, खा के नहीं आना है ना। और कौन घर पे, यहाँ लोकल में कौन रहता है? ये भी लोकल में रहते है ना? या तू भी हॉस्टल में रहती? पीछे मत देख, तेरे को ही बोल। हाँ यहीं रहती है ना, तो तेरे को भी नहीं मिलता है? थोड़ा मतलब बेटा, सुबह मैंने आपको बोल रखा है कि सुबह थोड़ा सा ब्रेकफास्ट जरूरी है, और साथ में ताकि उसके बेस पे एनर्जी बनी रहे। ठीक है, फिर हाँ निकलने में भी इतना टाइम लगता है, सोचना पड़ता है हाँ बोले कि नहीं बोले, ताकि एनर्जी लॉस ना हो जाए हमारी। हम घर को बचा के क्या लेके जाएंगे, क्योंकि हमें एनर्जी बचा के लेके जानी है। ठीक है ना, ऐसा ना करो बेटा। कनेक्ट हो रहा है सबको? पक्का? तो मेटेलिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिड्यूसिंग पावर। और ये बात सही है कि बेटा जितने भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो सबके सब खुद तो ऑक्सीडाइज होंगे। और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और डोनेट करना मतलब ऑक्सीडेशन खुद का होना, तो दूसरे का रिडक्शन करना। तो इसलिए रिड्यूसिंग पावर वाले सबके सब क्या होंगे? मेटेलिक करेक्टर दिखाएंगे। यस और नो? और हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना, और ये नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये ध्यान रखेगा बेटा, ओके। ये बस मैं आपको बोल रहा हूं, ज्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, ऐसा कोई नहीं कि भाई आपको, अब आप इसमें अगर ट्रेंड देखोगे तो ट्रेंड में आप खुद समझ सकते हो ना कि लेफ्ट टू राइट जाने में हमने रिड्यूसिंग पावर के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बात करी थी। लेफ्ट टू राइट जाने में, और रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? कम होती है। तो मेटेलिक करेक्टर भी कम होगा क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या बात समझ पा रहे हैं सब लोग? हाँ कि ना?
ठीक है, तो ये और ऐसे नॉन मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। सही है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड्स जो होते हैं, सबसे पहले बेटा हमारे पास, मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, जो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे, बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक इन नेचर। सही है, समझे? अब बेटा इसको कनेक्ट करिए, मैं इसको देखो यहां पर आपको कंप्लीटली प्रूफ करते हुए चलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये सब चीजें। मेटेलिक ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये पता कैसे चलेगा, देखो मैं आपको लिखता हूं MgO, मेटेलिक ऑक्साइड, है ना? मानते हो ना? अरे हाँ कि ना? हाँ, पता नहीं क्या हो गया भाई, तुम लोगों पर किसी ने जादू कर दिया क्या? है किया है ना? किसने? अभी मैं पागलों वाले काम नहीं करता ऐसे, ठीक है? कि भाई वो मूवी देखिए जादू वाली, धूप धूप धूप, याद आया? कुछ याद आया? तो बेटा उसमें वो कहता ना जादू जादू, है ना? देखा है ना? तो वही मुझे लगता है वही जादू आप लोग के ऊपर भी हो गया। धूप धूप चाहिए, आप धूप सेक लेना इसके बाद जाके पहले लेक्चर के बाद, तो थोड़ा एनर्जी बन जाएगी, आ जाएगी, है ना? ठंड ज्यादा लग रही होगी, है ना? क्या कह रही? कुछ कह रही तो बोल दे, है ना? तो मीन्स बेटा मतलब बोलने में ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी एनर्जी क्यों जा रही, क्यों परेशान करने में लगे हो हमें, है ना? है ना? यही बात करी थी ना वो? देखो दुष्टो, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहां पर हमारा फॉर्म होता है, दिख रहा है ना बेटा सबको? ये रिएक्शन अगर आपको ऑब्जर्व हो रही है तो इसमें बेटा आप ध्यान दो, वाटर तो न्यूट्रल होता है भाई, वाटर के लिए तो बात हम कर ही नहीं सकते, ठीक है? ये तो न्यूट्रल है, तो ऑब्वियस है कि अगर ये बेस बना, हाइड्रोक्साइड जो होगा वो बेस ही होगा ना बेटा, इतना तो मानते हो? अगर ये बेस बना, ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इसका नेचर ही बेसिक है। तो देखो मैंने प्रूफ कर दिया कि मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, यस और नो? ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना बेटा कि भाई अगर आप ये कह रहे हो कि हमारे पास कोई भी मेटलिक ऑक्साइड, देखो बेटा यहां पर मैं उन पर्टिकुलर कंडीशन पर नहीं आ रहा हूं जिसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? उनको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें डिफरेंशिएट करना है कि एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड होते कौन है और होते कैसे हैं। तो आपने कहा कि मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर के होते हैं, तो उनके लिए उनका प्रूफ आपके सामने है। ये रिएक्शन आपको कंप्लीटली ये बता देगी कि हमारे पास जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं बेटा वो बेसिक इन नेचर के होते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे? ठीक। तो अब अगर बेटा यहां से ये प्रूफ हुआ तो हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की भी बात कर लेते हैं। जस्ट लाइक बेटा CO2, इस CO2 को पानी में ऐड करिए बेटा तो आपको दिखेगा बेटा यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, H2CO3। आई थिंक इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होगे, हाँ कि ना? ना हाँ, सच में नहीं जानते हो? पक्का? कभी सोडा नहीं पिया?
कैसे दुष्ट हो भाई, कैसे नहीं जानते हो बताओ। हाँ ठीक है, कभी नहीं पिया सोडा, देखा भी नहीं होगा आप तो, है ना। सर वो क्या होता है, कुछ नया होता है तो बताओ। ठीक है, अब बेटा जो, अब इसके बात आगे तो ज्यादा नहीं कह सकता हूं कि मैंने इतना ही बोला कि सोडा पिया होगा, ठीक है। नहीं पिया है तो बेटा फिर मार्केट में मिलता है तो लेके पी लेना, ठीक है ना। वो कोई कह रहा है ले आओ, फिर बेटा सोडा ही नहीं चाहिए और भी चाहिए, है ना। खाली सोडा से काम थोड़ा चलेगा। देख अब कितने समझदार निकले, अब सब पता है सर हमें, इसके बाद वाली कहानी हमें सब पता है ना। बस हम यहीं तक रुकना चाहते थे, इसके बाद वाली कहानी तो हमें सब पता है ना। तभी वो भाई कह सर ले आओ, बाकी मैं ले आऊंगा, है ना। बस आप सोडा ले आओ, है दुष्टो, इतने छोटे छोटे, और क्या मतलब देखो बातें कहां से कहां ले लो आप, है ना। सही है। तो बेटा ये एसिड, और ये एसिड जो है ये वीक एसिड है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। वीक मतलब जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा एसिड या ऐसा बेस कोई भी अगर आप मैं वीक लिखता हूं, उसका मीनिंग होता है कि वो अपने आयंस में कंप्लीटली कभी भी डिसोशिएट नहीं हो पाएगा, तो उसे हम वीक एसिड या वीक बेस कहेंगे। तो अगर मैंने डिसोशिएट मतलब टूटना, ठीक है, अपने आयंस में अगर एसिड टूटेगा तो H पॉजिटिव देना चाहिए ना। तो अगर ये H पॉजिटिव देगा लेकिन कंप्लीट H पॉजिटिव नहीं दे पाएगा, अगर वो कंप्लीट H पॉजिटिव नहीं दे रहा है इसका मतलब वो कंप्लीटली टूट भी नहीं रहा। तो अगर वो कंप्लीटली टूटेगा नहीं तो इसको कहते हैं बेटा वीक एसिड, या जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा है बेटा उसको हम बोलते हैं वीक एसिड या वीक बेस। तो अगर कभी भी आपको ये बोला जाए वीक एसिड या वीक बेस को कहीं पर भी मेंशन भी किया जाए, कहीं पर लिखा हो, तो उसका कनेक्शन है कि वो अपने आयंस में टूटेगा या नहीं टूटेगा। अगर टूटेगा तो कंप्लीटली टूटेगा कि नहीं टूटेगा, अगर वीक होगा तो अपने आयंस में कंप्लीटली नहीं टूटेगा, और स्ट्रांग होगा तो अपने आयंस में कंप्लीटली टूट जाएगा। इट मींस बेटा हमारे पास ऐसा कोई भी एसिड अगर वीक है तो ये ध्यान रखना बेटा कि वो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो सकता है। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, तो अगर ये एसिड है बेटा, फिर से बात करूं, वाटर तो हमारे पास न्यूट्रल, समझे। तो ऑब्वियस है कि बेटा ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर होगा, तभी तो हमारे पास यहां पर कंप्लीटली ये एसिड बना। अरे समझे, पक्का। तो इस तरीके से बेटा ये एसिड का कंप्लीटली आपका फॉर्मेशन हो जाता है। सो आई होप कि बेटा यहां से आपको कंप्लीटली ये समझ में आया होगा कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के साथ कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं। कार्बोनिक एसिड बोल दिया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप नेमिंग की बात करो तो कॉमन नेम मतलब ये यहां पर वो एसिड का नेम, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड आप बोलते हैं, ऐसे कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। समझे बच्चों, पक्का? ओके, तो ये जो पूरा पार्ट है बेटा हमारे पास, इस बेसिस पे मेटेलिक ऑक्साइड जो है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उनके नेचर को हम डिफाइन कर लेते हैं। एनी डाउट? दूसरी बात बेटा, अब यहां पर थोड़ा सा एक कंपैरिजन ये आता है कि किसी एक मेटल का, ठीक है, ओनली वन एलिमेंट contain different oxides। केवल एक एलिमेंट जो है बेटा वो डिफरेंट ऑक्साइड्स आपके बनाए, तो उस कंडीशन में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम ये बात कहेंगे कि इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज एसिडिक करेक्टर।
देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहीं पर समझा रहा हूं। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे हम ये कहेंगे कि बेटा हमारे पास उसका एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा उस पर्टिकुलर ऑक्साइड का। अगर एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड हो तब, डिफरेंट क्यों तब नहीं कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए ये पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा बच्चों। क्लियर है? मैं एग्जांपल भी आपको दे रहा हूं, पहले पॉइंट समझे कि नहीं समझे। एक एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट मान लो कि अगर सपोज करो, एग्जांपल तो मैं दे रहा हूं, माइंड में कोई एग्जांपल ऐसे मत उठाना, लेकिन आप दिमाग में रखोगे कि सपोज करो हमारे पास हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे नाइट्रोजन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये पहले बता चुका हूं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं ये भी बता चुका हूं, हाँ कि ना। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक ऑक्साइड वो नेचर का वो ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होगा, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा उस ऑक्साइड का एसिडिक नेचर भी कम होगा, यानी बेसिक नेचर बढ़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे कि नहीं समझे? आई रिपीट कि बेटा मैं फिर से जो समझाना चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा कि अगर एसिडिक ऑक्साइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला कि एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एक सेंट्रल एटम है, मतलब एक ही एलिमेंट है जिसके अलग अलग ऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं। उन ऑक्साइड्स में जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक करैक्टर भी वहां पर बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो एसिडिक करैक्टर भी कम होगा, तो बेसिक करैक्टर बढ़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझे कि नहीं समझे? इतना पॉइंट समझे तो मैं एग्जांपल दूं, पक्का? ठीक है, अब देखिए बेटा एग्जांपल में अगर हम आते हैं बेटा तो यहीं से मैं स्टार्ट करूं। MnO2O3, हाँ हो जाता है, ठीक है। और Mn2O4, Mn2O5, Mn2O7, ये कंप्लीट कंडीशन। अब देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना कि सीधा सीधा कनेक्टिविटी कहीं पर दिखती है तो उसको अपन रिलेट जरूर करें। सबसे पहले बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन पे -2 होता है, सबको पता है, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, यहां दोनों पे 1-1 हमारे पास हमने लिखा है, तो ये जो -2 है तो उसके रिस्पेक्ट में अगर इस पे देखें चार्ज तो +2 होना चाहिए, तब ये बैलेंस होगा, तो मिल गया पहला, ठीक है। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा सीधे सीधे, तो Mn पे +3 और O पे -2, डन। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, Mn पे +4 O पे -2, डन। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, Mn पे +5 O पे -2, डन। यहां फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करके देख लो बेटा, Mn पे +7 है और O पे -2 है। तो मुझे बताइए बेटा अगर मैं लिखूं यहां पर फर्स्ट वाले में Mn +2 में है, सेकंड वाले में Mn +3 में है, Mn +4 में है, Mn +5 में है, Mn +7 में है, तो आप मुझे बताओ बेटा ये एसिडिक करैक्टर को बढ़ाएगा? सही है, तो ये एसिडिक करैक्टर को इंक्रीज करेगा बच्चों। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? ये इंक्रीजिंग एसिडिक करैक्टर आपको दिखेगा, और अगर इसका रिवर्स लिखना है तो समझ जाओगे, ये सुनो, इसका रिवर्स लिखना है यानी बेसिक करैक्टर के लिए आपको मूव करना है तो इसका रिवर्स जा सकते हो, समझे? कोई डाउट? पक्का एवरीवन? समझ में आ रहा है ना बेटा सबको? तो मींस एसिडिक करैक्टर, बेसिक करैक्टर उस पर्टिकुलर ऑक्साइड का डिसाइड करने के लिए यह कंडीशन भी है। मैं अब इसको एक जनरलाइज पॉइंट में आपको बोल देता हूं बेटा, आपको भी पता है किस तरीके से ये चीजें चलेंगी, किस तरीके से ये चीजें चलेंगी। आपको एक डेफिनेशन लिखवाइए बेटा ऑक्सीडेशन की,
ठीक है, डेफिनेशन लिखवाई है, उसको बहुत अच्छे से समझना। आई रिपीट, डेफिनेशन लिखवाई है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हाँ, मतलब वो डेफिनेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आई रिपीट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट बताएं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो इससे साफ साफ पता चल रहा है बेटा, अगर ये यहां से यहां जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये तभी जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। इससे साफ साफ पता चल गया, इसका मतलब ये ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ये कम होगा, क्योंकि इधर जाने से रिडक्शन हो रहा है। अरे समझे सब लोग? ठीक है। और ऐसे ही बेटा, अगर आप यहां से यहां जा रहे हो, वहां पर भी वही कंडीशन है, समझे? तो इसलिए क्या है बेटा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे एसिडिक करेक्टर आपका बढ़ता है, अगर एक टाइप के एलिमेंट की हम बात करते हैं और उनके ऑक्साइड को अगर हम रिलेट करते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे? अब थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को एक ट्रेंड के बेसिस पर रिलेट कर लेता हूं। बाकी सब चीजें पता चल चुके हैं, बेसिक ट्रेंड आपके सामने रख देता हूं। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं बेटा, अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो राइट टू लेफ्ट अगर मैं जाऊंगा तो बेसिक ऑक्साइड बढ़ेंगे, और टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो भी बेसिक ऑक्साइड बढ़ेंगे। बोलो हां कि ना? क्या ये बात सबको समझ में आई? राइट टू लेफ्ट एंड टॉप टू बॉटम बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, और इसका रिवर्स आ जाओगे बेटा, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। बोलो सही है? अरे हाँ कि ना? सबको समझ में आ रहा है बेटा? राइट टू लेफ्ट अगर मैं जाऊंगा तो मेटल बढ़ेंगे, और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा? बेसिक इन नेचर, इसलिए हमारा बेसिक ऑक्साइड का जो करेक्टर है वो बढ़ जाएगा, और टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर तो बढ़ता ही है, तो पता ही है, समझे? इससे हमारे पास बेटा वहां पर भी बेसिक करेक्टर बढ़ जाएगा। एनी डाउट? पक्का? समझे? ठीक है, आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो पार्ट है, ऑक्साइड के बाद हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। थोड़ा सा इसको भी समझ लो, इजी है, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बट पर आपको बता रहा हूं तो ध्यान देना, ठीक है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो बच्चों, यहां पर जो सबसे अच्छी बात आपको यह समझाना चाहता हूं कि भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती क्या है? किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए बेटा जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आई रिपीट, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, इन जनरल वर्ड। अब यहां पर देखो, इसकी ये क्यों आपको करवा रहा हूं, ताकि आपको कनेक्ट करे बातें, थोड़ा सा समझो, थोड़ा चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाओ। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये बात तो सही है कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी आपको जो चाहिए बेटा उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कनेक्ट है आपका कंप्लीट ऐसे पार्ट से जहां पर आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन दिखेगी। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं उसके लिए एक कंडीशन जो इस टाइप से है, नाइट्रोजन। देखो बेटा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, ध्यान रखिए। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और हमारे पास फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही नाइट्रोजन के नीचे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। सही है? बेसिकली हम इसमें तो बहुत कम जाते हैं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन इसमें आपको ना दिखे तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बिस्मथ इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना?
इसके सिंगल बॉन्ड की भी बात कर लेते हैं। ऐसे बेटा यहां टेपो, वो आपको आता है अच्छे से। फिर से रेडियो एक्टिव, ठीक है, यहां पर फिर से सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है बेटा। नेक्स्ट, इसकी तो बात अपन नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। डन। इनको छोड़ भी दे तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं बेटा, इनको हटा दो तो बेटर रहेगा अपने लिए, कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इनको हटा ही दे रहा हूं। नहीं मानेगा मतलब ने। हाँ देखिए, अब क्या होता है बेटा, इस इन पटे देखो, ये केवल इन तीनों के लिए है। तीन फैमिली में अगर आप देख रहे हो, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली, ये केवल तीनों के लिए ही है और तीनों ग्रुप के लिए ही, और किसी के लिए नहीं है। तो पहले तो इसको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा बेटा, ताकि दिक्कत ना आए। ऐसा मत करना कि ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो जाए, नहीं। इसे आपको बोल रहा हूं कि पहले आपको ये बोला कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत हो रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको इतना कनेक्ट तो करेगा कि ये सब बॉन्ड सब नॉन मेटल है, पहले ये समझिए, सब नॉन मेटल है। और सभी के जो नॉन मेटल होते हैं बेटा, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो मैंने बताया था कि वहां ओवरलैपिंग होगी। जस्ट बेसिक जितना समझाया उतना ही, डेप्थ की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ओवरलैपिंग होगी। अब बेटा यहां पर जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, पी में। अगर आप ध्यान दो तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन में, यहां पर भी पी में होंगे, यहां पर भी पी में होंगे, यहां पर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यहां जो ओवरलैपिंग होगी बेटा, वो 2p ओवरलैपिंग होगी। क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, अगर 2p ओवरलैपिंग हो रही बेटा, तो यहां 2p की बात कर देंगे, यहां 3p होगा, यहां 4p होगा, बोलो हाँ के ना। यहां 5p की बात की जाएगी, सही है, समझे? सेम सिनारी यहां पर भी 2p ठीक है, यहां 3p यहां 4p यहां 5p। अंडरस्टूड एवरीवन? 2p 3p 4p एंड 5p। एनी डाउट? पहले तो यहां तक बताओ बेटा, किसी को ये पॉइंट अगर कनेक्ट नहीं किया हुआ, वैसे तो बेसिक है, मैंने आपको जो बताया उसी के बेस पे लिख रहा हूं कि ओवरलैपिंग कहां होगी, सही है। अब आप भी बताओ बेटा कि ओवरलैपिंग साइज छोटा होता, ओवरलैपिंग ज्यादा होती कि कम होती है? साइज छोटा होता है तो ओवरलैपिंग कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। समझदार लोग है ना। साइज छोटा होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं होगी। दिमाग लगाना, दिमाग। साइज छोटा होगा तो ओवरलैपिंग के लिए, क्योंकि अगर आप दिमाग लगाओ बेटा, अगर सपोज करो साइज हमारे पास ये है और दूसरे का साइज भी हमारे पास इस तरीके से है, तो इनको ओवरलैप करने के लिए इनका एरिया ऑब्वियस है कि कम आएगा। अगर साइज छोटा है बेटा तो उनको ओवरलैप करना ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास ज्यादा इजी होगा। तो जितना, और क्यों, इसका भी एक और तरीका आपको समझ जाओ, चलो
इसको अगर आप कनेक्ट करो तो आप ऐसे भी समझो कि जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होगा वो कौन सब सेल होगा, पी होगा, 2p वाला होगा कि 5p वाला होगा? चलो ये पूछता हूं, 2p वाला होगा। तो वो न्यूक्लियस वाला पार्ट ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो एक 2p दूसरा 2p क्या करेंगे बेटा, ज्यादा ओवरलैप कर पाएंगे क्योंकि न्यूक्लियस फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो ऑब्वियस है ओवरलैपिंग ज्यादा होगी बेटा। समझ पाए मेरी बात को? समझे भाई? न्यूक्लियस जो है, अगर आप देखो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है बेटा, वो 2p के ज्यादा पास में होगा कि 5p के? 2p के ज्यादा पास में होगा। अगर 2p के ज्यादा पास में है तो बेटा वो जैसे ओवरलैपिंग करेगा तो उनको खींचेगा ज्यादा फोर्सफुली, तो ओवरलैपिंग करवाने के लिए इनिशिएट ज्यादा करेगा कि ज्यादा ओवरलैपिंग हो। समझे? तो अगर ऐसा होगा तो 2p में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। समझे? समझे कि नहीं समझे? अब 2p में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी बेटा, तो ये बात तो सही है। जैसे ओवरलैपिंग हुई, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होता है, ध्यान दो अच्छे से, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, दिमाग लगाओ। जो s वाला है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ns2np3 फॉर द नाइट्रोजन फैमिली, ns2np4, ns2np5। तो ns2 अगर मैं बात करूं तो एक लॉन पेयर तो रहेगा ही, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, वो ns2 वाला। समझ पा रहे ना मेरी बात? उस शेल का जो ns, देखो शेल तो सेम ही है, ओवरलैपिंग किसमें हुई? सब शेल में। तो उस शेल में जो दूसरा सबसेल है जो फुलफिल है s वाला, उसके एक लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर तो है ना उसके पास। वो इलेक्ट्रॉन पेयर मैं दिखा रहा हूं बेटा आपको, समझे? हाँ कि ना? जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मतलब जो बॉन्ड नहीं बना रहे ना, जिसको जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आई ना? हाँ। तो अब ध्यान दो बेटा, तो वो लॉन पेयर जैसे ही अब आप ओवरलैपिंग ज्यादा हुई, अब ये लॉन पेयर देखो, एक ध्यान देना, ये सपोज करो हमारे पास बॉन्ड है, यहां एक नाइट्रोजन बैठा है, यहां पर एक नाइट्रोजन बैठा है। अब ये बॉन्ड छोटा होते जाएगा, मतलब नाइट्रोजन में इतना है, और जैसे फास्फोरस में आओ तो थोड़ा बढ़ जाएगा, और नीचे आऊंगा थोड़ा और बढ़ जाएगा, और नीचे आऊंगा और थोड़ा और बढ़ जाएगा। सही है? लेकिन नाइट्रोजन में ये सपोज करो इतना है। अब बेटा ये एक नाइट्रोजन है, एक दूसरा नाइट्रोजन है, इनके ऊपर लॉन पेयर बैठे हैं, तो ये लॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि लॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बेटा वो सेम चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। समझे? तो रिपेल करने की वजह से क्या होगा बेटा? अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर एक दूसरे में रिपल्शन हो रहा है तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। आपने देखा ना, घर पे लड़ाई होती है बेटा तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। देखा ना, घर पे लड़ाई होती है तो क्या होता है बेटा? स्टेबिलिटी तो नहीं दिखती है ना बेटा। भाई दो चार लड़ रहे हैं, भाई किसी को मार रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? देखा है ना? देखा तो है ना? है ना? और जिसके घर में होती है देखा होगा बेटा, जिसके घर में नहीं होती होगी बेटा तो अलग बात है। कभी कभी क्या होता है बेटा, मैं आपको बोलूं कि घर पे लड़ाई होने के मुद्दे बहुत सारे होते हैं। कभी मन मुटाव होता है, वो लड़ाई में निकल जाता है, वो भड़ास निकल जाती है, उसके बाद शांत हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी वो बात को क्या है, दिल पर रख के बैठे रहते हैं और उसके बाद बोलते नहीं। लेकिन क्या है बेटा, वो लड़ाई में निकलते नहीं, तो उस वजह से लड़ाई नहीं होती, क्योंकि भाई कहते हैं नहीं लड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मेरा ही मानना है कि भाई बात दिल में रखने से बेटर है कि लड़ाई में निकल जाए तो अच्छा है, ताकि क्या हो जाएगा बेटा, उसके बाद आपके मन की भड़ास निकल गई, खत्म। कम से कम उसके बाद ये तो रहेगा कि अब हम, चाहे हमने जो भी किया, अब हम अच्छे से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? अपना अपना सोचना है, बट मेरा सोचना है कि भाई निकल जाना चाहिए। ठीक है? तो अब क्या, वही मैं बात कह रहा हूं बेटा कि वो अनस्टेबिलिटी जो आई, यहां पर भी क्या हुआ, लोन पेयर नजदीक रहे, इलेक्ट्रॉन पेयर नजदीक रहे। नजदीक होने की वजह से क्या, उनके बीच में रिपल्सन हुआ। रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा बेटा, वो बॉन्ड इजिली टूटना चाहेगा। अब समझो कहां मैं कनेक्ट कर रहा हूं चीजों को। अगर अनस्टेबिलिटी है तो ऑब्वियस है कि बेटा वो बॉन्ड टूटना चाहेगा, क्योंकि वो उसको अनस्टेबल कर रहा है ना।
और कोई भी मॉलिक्यूल अगर बॉन्ड बना रहा है बेटा, कोई भी एटम अगर दो दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड हो रहा है, क्या वो अनस्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाएगा? बोलो। तो अब अगर वो अनस्टेबल हो रहा है तो क्या वो बॉन्ड बनना चाहेगा? तो इसलिए क्या होता है बेटा कि वो हमारे पास बॉन्ड इजीली टूटना चाहता है। क्या होना चाहता है? इजीली टूटना चाहता है। अब बेटा अगर जो बॉन्ड इजीली टूटना चाहेगा तो उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी कि कम? कम देनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये सीधे सीधे यहां से निकल के थर्ड नंबर पर आ जाता है। कहां आ जाता है? थर्ड नंबर पे। सेम फिनोमेना यहां पर भी होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आएगा, फोर्थ नंबर पे आएगा, सेम ऐसे ये भी उठ के बेटा थर्ड नंबर पे आ जाता है। तो इस तरीके से पूरा ऑर्डर में वेरिएशन आ जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला। जो फर्स्ट वाला है वो उठ के थर्ड नंबर पे आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। अंडरस्टूड एवरीवन? लेकिन जैसे जैसे आप मुझे बताओ, जैसे जैसे आपने यहां पर ये नाइट्रोजन था, सबके लिए फिनोमेना वाले, इसलिए तो सबके साथ लिख दिया। ये नाइट्रोजन था, अगर मैंने बोला फास्फोरस, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ी तो रिपल्सन कम होगा कि ज्यादा होगा? बोलो। कम होगा। तो फास्फोरस के लिए यहां पर, अगर बेटा हम आर्सेनिक के लिए जाएं तो और यहां पर, और हमारे पास एसबी के लिए जाएं तो और यहां पर, तो रिपल्सन कम होते जाएगा, तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? लेकिन दूसरी बात, जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी बेटा? कम। ये बात भी सही है। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ेगी, सपोज करो एक ओवरलैपिंग कम हुई, ये तो आपको पता चल गया कि ओवरलैपिंग कम कहां होगी। ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, ये बात भी सही है। तब भी तो बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट, तब भी तो बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा ना। समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन दूर कर होगा ना, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना इजी होगा कि डिफिकल्ट? इजी होगा। तो बॉन्ड लेंथ एक्सट्रीम लेवल में बढ़ गई तो उसको भी तोड़ना इजी हो जाता है, इसलिए थर्ड नंबर पे आया, नहीं तो लास्ट में रखता। बात समझ में आ रही? इसलिए वो थर्ड नंबर पे आए। भाई देखो, ओवरलैपिंग तो यहां सबसे ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ओवरलैपिंग का ज्यादा होना ही उसके लिए एक ड्रॉबैक बन गया। और वो क्या ड्रॉबैक बना? जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना लॉन पेयर पास में होना और उतना रिपल्सन बढ़ जाना। तो रिपल्सन की वजह से उसका बॉन्ड इजीली टूट पाया, ये हमने कॉन्सेप्ट बनाया यहां से। अंडरस्टूड एवरीवन? इसे वो थर्ड नंबर पे आया है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है यार बच्चों? पक्का? तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली के लिए लिखूं तो ऑर्डर मैं यहां पर प्रॉपरली बना देता हूं बेटा सबके लिए, ताकि आप समझ पाओ। सबसे पहले फास्फोरस फास्फोरस, देन एएस एएस, देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, देन अरे बी कहां गया? ठीक है, पता नहीं कौन खा जा रहा बोर्ड पर आके। ठीक है, ये कंडीशन पहली हो जाएगी। दूसरी कंडीशन हमारे पास ऑक्सीजन के लिए अगर हम देखें तो सल्फर सल्फर, देन बोलो, देखो कोई नहीं बोलेगा। हाँ, समझे? एंड लास्ट जो ऑर्डर बनेगा बेटा, क्लोरीन क्लोरीन, बी आर बी आर, एफ एफ, आई आई। सही है? तो ये कंप्लीट ऑर्डर बेटा आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए, और ये कैसे होगा ये मैंने आपको समझा दिया। डन? बात समझ में आई आपको? पक्का? पक्का? गुड। तो ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से बेटा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसे मैं बार बार कह रहा हूं कि कनेक्ट करना बहुत अच्छे से अपने को आना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का पूरा पार्ट, उसके बेसिस पे ये ऑर्डर, और ऑर्डर इन तीनों के लिए वो स्पेशल केसेस है, इसलिए आपको इन तीनों के लिए बताएं, तीनों ग्रुप के लिए स्पेशली। गॉट इट एवरीवन? समझे? ठीक। अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में। हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आता है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है,
Next part is diagonal relationship. देखो बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप, वैसे तो नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि डायगोनली चीजें रिलेट कर रही हैं। देखा गया, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया बेटा कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो डायगोनली हमारे पास जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। अब बात आती है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी डायगोनली सिमिलर है तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इसको पॉसिबल करने के लिए देखा गया, मैं बता रहा हूं आपको, ये ऑब्जर्व किया गया कि चार्ज अपॉन diagonal relationship is basically defined on the basis of charge upon size या रेडियस, जो भी आपको लिखना बेटा, इसका रेडियस लिख लो आप, जो भी आपको लिखना है, इसलिए मैं आप दोनों चीज लिख रहा हूं। इनका रेशियो जो था वो, ये जो रेशियो है बेटा, ये सिमिलर होना, those element the charge upon size ratio is similar, that element will show the diagonal relationship. Understood everyone? I repeat, वो एलिमेंट जिनका चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो था बेटा, वो सिमिलर होने की वजह से बेटा वो एलिमेंट डायगोनली रिलेशनशिप या डायगोनली एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे, जिनसे कुछ प्रॉपर्टी उनकी हमारे पास क्या थी बेटा, सिमिलर हो गई थी। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने बोला, डायगोनली मतलब बेटा क्रॉस, ऐसा अगर आपको देखो ये डायगोनल है ना, ऐसा एक दूसरे से कनेक्टेड ऐसे रहना डायगोनली, ठीक है। मींस बेटा हमारे पास हम बात ये करना चाह रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो है वो सिमिलर होना, इट मींस इट इज द पॉसिबल कंडीशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन दैट टू एलिमेंट इफ द एलिमेंट इज कनेक्टेड डायगोनली। अगर वो एलिमेंट डायगोनली कनेक्टेड हैं तो बेटा हमारे पास उनके बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिलेशन बना। ध्यान दो ना बेटा, आप ध्यान, आप स्टार्टिंग से ये पढ़ते आ रहे हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पर अरेंज की गई है। शायद मेंडलीफ ने भी ये बोल दिया था ना कि भाई सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को एक साथ रखेंगे, बोलो हाँ कि ना, पक्का। तो अब मैं यही कहना चाह रहा हूं बेटा कि भाई सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को एक साथ रखेंगे तो भाई उस बेसिस पे बात क्या हुई थी, प्रॉपर्टीज की, कि प्रॉपर्टीज सेम है। तो मैं यहां पर भी यही कहना चाह रहा हूं बेटा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं वो डायगोनली कनेक्टेड थे, और वो डायगोनली कनेक्टेड होने के पीछे उनका रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ द सिमिलर चार्ज अपॉन साइज रेशियो, बिकॉज ऑफ द चार्ज अपॉन साइज सिमिलर रेशियो। जो चार्ज और साइज का रेशियो था बेटा वो सिमिलर था, और इसलिए बेटा वो डायगोनली कनेक्टेड थे। उनकी कुछ प्रॉपर्टी बेटा डायगोनली जो थी बेटा वो मैच कर रही थी, और इस वजह से बेटा ऐसे एलिमेंट्स में जो रिलेशनशिप बना उस रिलेशनशिप को हमने डायगोनल रिलेशनशिप बोला। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? आई रिपीट, मैं फिर से ये कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट कैसे करना है पहले वो ध्यान रखना कि कुछ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, अब मैं कुछ एलिमेंट में बेटा ये भी मेंशन कर दे रहा हूं कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। second period element and third period element, the charge upon size ratio is similar in diagonally.
द चार्ज अपॉन साइज रेशियो इज सिमिलर in diagonally, and that a specific type of relation which proceed that is known as diagonal relationship. ठीक है, उस बेसिस पे हमें एक अच्छा सा रिलेशनशिप दिखा बेटा, जिसे हमने क्या बोला, डायगोनल रिलेशनशिप. सो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में ही ये प्रॉपर्टी आपको दिखेगी, वो भी कुछ सिमिलर, कुछ कंडीशन तक. ऐसा नहीं कि पूरा पीरियड में दिखे, ऐसा जरूरी नहीं है. लेकिन पॉइंट क्या है बेटा, वो समझने की कोशिश करो कि आपका ये रिलेशन बना क्यों. अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कहोगे, क्या चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो था वो सिमिलर था, इसलिए वो डायगोनली सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाना स्टार्ट किए. अंडरस्टूड एवरीवन? मतलब ऑब्वियस है, जब ये सिमिलर दिखा तो ये देखा गया कि कुछ एलिमेंट तो बेटा डायगोनली भी सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो डायगोनली उनकी मैच कर रही है. तो इसलिए बोला क्या बेटा, उन रिलेशनशिप को क्या बोल दिया गया, डायगोनल रिलेशनशिप. एक टाइप से समझो बेटा, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक है, क्योंकि एलिमेंट तो पहले बोल दिया था कि एलिमेंट को हम ऐसे अरेंज करेंगे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, वो एक ही ग्रुप में आने चाहिए. बात हुई थी ना. लेकिन अब क्या हुआ बेटा कि यहां पर इसका मतलब डायगोनली बोल रहा हूं, मतलब सेम ग्रुप में तो है नहीं. इतना तो आप भी कनेक्ट कर रहे होगे. डायगोनली का मतलब वो सेम ग्रुप में तो है नहीं. इससे क्या समझ में आ रहा है, ये आपके एक टाइप से 100% उस पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक ड्रॉबैक भी है. समझे? यस और नो? ठीक है, जिसे हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, डायरेक्टली तो कभी नहीं बोलेंगे. इनडायरेक्टली हम ये प्रॉपर्टीज को कह सकते हैं कि ड्रॉबैक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. लेकिन ये इनिशिएट कैसे हुआ, ये आपको हमने यहां पर डिस्कशन किया बेटा, कि चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो है वो सिमिलर था. सिमिलर होने की वजह से जो डायगोनली एलिमेंट है उनकी कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर हमें मिली, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं बेटा उनमें डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. अंडरस्टूड एवरीवन? आगे जाके एक पार्ट डिस्कस करोगे बेटा, एनामोलस बिहेवियर. आगे जाके एक इंडिविजुअल ग्रुप पढ़ोगे ना, तो आप वहां पर डिस्कस करोगे एनामोलस बिहेवियर. एनामोलस बिहेवियर मतलब पूरे ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट का बाकी एलिमेंट के बेसिस पे अलग से प्रॉपर्टी को दिखाना. एनोमलस बिहेवियर का मीनिंग होता है पूरे ग्रुप में जो फर्स्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट है. जैसे अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं, एस ब्लॉक में फर्स्ट ए की बात करूं, लिथियम बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में एनोमलस बिहेवियर दिखाएगा. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बेटा कि लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो बिल्कुल सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ मैच नहीं कर रही होंगी. अंडरस्टूड एवरीवन? इसे क्या बोलते हैं? एनामोलस बिहेवियर. अंडरस्टूड एवरीवन? लेकिन वो लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी जो मैग्नीशियम के साथ मैच करेंगी. आई रिपीट, वो लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी जो मैग्नीशियम के साथ मैच करेंगी बेटा, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज और कोई उस पूरे ग्रुप पे नहीं दिखाएगा. लिथियम दिखा रहा है, लेकिन लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ क्या हो रही बेटा? कोरिलेटेड हो रही है. और अगर कोरिलेटेड हो रही है तो इससे यही समझ में आ रहा है कि वो डायगोनली रिलेटेड हैं. इसका मतलब उनका साइज और उनका चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो है बेटा वो सिमिलर होगा. अंडरस्टूड एवरीवन? समझे कि नहीं समझे? यस और नो? तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में बेटा जैसे हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बस यहीं तक जाऊंगा, इससे आगे की बात नहीं करते हैं. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन. डन? तो ये रिलेशन हमारा डायगोनल रिलेशनशिप है बेटा. देखिए अच्छे से, दिस वन, इट इज डायगोनली कंप्लीटली कनेक्टेड. और कैसे कनेक्टेड है आपके सामने लिख दिया बेटा. इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि लिथियम और मैग्नीशियम का जो चार्ज अपॉन साइज का रेशियो है बेटा वो सिमिलर है. बेरिलियम और एल्यूमिनियम का जो चार्ज अपॉन साइज का रेशियो है वो सिमिलर है. बोरॉन और सिलिकॉन का जो चार्ज अपॉन साइज का रेशियो है वो सिमिलर है.
तो इस बेसिस पे बेटा कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो बेटा हमारे पास वो मैच कर रही थी, जिसके बेसिस पे बेटा वो प्रॉपर्टीज को हमने नाम दे दिया गया, वो डायगोनली कनेक्टेड है, इसलिए उनको डायगोनल रिलेशनशिप बोला गया। अंडरस्टूड एवरीवन? अरे समझे, समझ में आया सबको? सो डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, ये कनेक्ट हुआ प्रॉपर वे में, पक्का? कहीं किसी को कोई डाउट? समझ में आया एवरीवन? गुड। तो ये है होता है बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। क्लियर? नोट डाउन। नेक्स्ट आते हैं बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। लास्ट टॉपिक इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो बच्चों, नाम से ही क्लियर है। सबसे पहले इनर्ट, इनर्ट का मतलब जनरली आप जानते हो, इनर्ट का मतलब नोबल, जिससे आप बोलते हो निष्क्रिय। सही है ना? मतलब जो हमारे पास एक टाइप से रिएक्शन में कहीं उसका रोल नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये कह देते हैं बेटा कि हमारे पास वो इनर्ट फॉर्म में है, स्टेबल है, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। अब नाम वहीं से उठाना, इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, पेयर का मतलब ऑब्वियस है, अगर जहां पर भी पेयर की बात आएगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करता है। किसकी बात करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर की। ठीक है ना? जब भी पेयर वर्ड यूज हो रहा है, या तो आप ध्यान रखना, या तो उसको सीधे सीधे खुद ही लिखेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर केवल पेयर लिखे भी समझ जाना कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर की ही बात कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि यहां पर क्या होगा, पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है, और उसका इफेक्ट अब हम देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्चुअली देखो बेटा, थोड़ा मैं आपको यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे के लिए बहुत काम करेगा, और पी ब्लॉक में तो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला, पूरे पी ब्लॉक में। ठीक है ना? उससे रिलेटेड कुछ चीजें थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा अभी, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लो। मैं ज्यादा डेप्थ में आज नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई आपको ये चीजें फिर परेशान करे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ये कनेक्टिविटी क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्चुअली क्यों आया। इसके पीछे सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि बेटा हमारे पास वो जो एटॉमिक नंबर बढ़ जाना, जिसके बेसिस पे पुअर शिल्डिंग का इनिशिएट होना। आई रिपीट, एटॉमिक नंबर का बढ़ना और पुअर शिल्डिंग का इनिशिएट होना। और दूसरी सबसे बड़ी बात बेटा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये पी ब्लॉक में मिलेगा, तो पी ब्लॉक में सबको पता है कि अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक पूछूंगा तो क्या कहोगे बताइए? NS2NP126, मतलब P में ही इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे, NS में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए, यस और नो? और S की कैपेसिटी भी कितनी होती है? क्यों लड़ाई कर रहा है यार? हैं? क्यों गुस्सा कर रहा है? अरे ऊपर तो देख ले, इतना क्यों गुस्सा हो रहा है यार? हाँ तेरे को ही बोल रहा हूं, क्यों गुस्सा कर रहा है? हाँ तो क्या हुआ बेटा? हाँ, तो आराम से कर ले, नहीं दिखा रहा तो मैं रिपीट कर दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, परेशान मत हो। ओके, समझा? हाँ ठीक है। तो बेटा मैं बात करना चाह रहा हूं NS2NP126। NS2 मतलब ऑब्वियस है, S की कैपेसिटी कितनी होती है? 2, और 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके, यानी फुल्ली फिल्ड। अब S तो कहेगा बाकी जाए भाड़ में, मैं तो फुलफिल हूं, मैं स्टेबल हूं, शांति से बैठा हूं, बाकी हो ना हो मुझे क्या मतलब भाई? सही है कि नहीं है? मुझे अपने सबसेल से मतलब है, अपने ऑर्बिटल से मतलब है, मेरा ऑर्बिटल फुलफिल, बाकी जाए भाड़ में। सही है? समझे? तो अब बेटा ऑब्वियस है, आप मुझे बताओ कि अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए,
तो स्टेबल बन गया। अब वो ऑर्बिटल स्टेबल हो गया बेटा, ऑब्वियस है कि बेटा अब हमारे पास वो एक टाइप से स्टेबल का मतलब जैसे हम इनर्ट कह रहे हैं, सही है, दूसरा पेयर के फॉर्म में तो है ही। अब इसका रोल कैसे बढ़ा, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी कैसे? ऐसा नहीं कि बेटा ये बाकियों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जब मैं एग्जांपल लिखूंगा स्पेशली, अभी तो मैं एग्जांपल नहीं बता रहा हूं, जब मैं एग्जांपल लिखूंगा तब आपको कनेक्ट करवाऊंगा, तब आप वहां पर ध्यान देना। तो ऐसा नहीं कहूंगा कि बेटा बाकियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जैसे ऊपर से नीचे आए ना इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब क्यों स्टार्ट हुई ध्यान दो, आप कनेक्ट करो बेटा, मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करता हूं। गैलियम, ठीक है, गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31, तो जिंक के बाद आता है। अब बेटा इसका मतलब वहां पर डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे। देखो वो कंडीशन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 3d10 सीक्वेंस से लिख रहा हूं, 3d10 4s2 4p1 ऐसा बन जाएगा गैलियम। तो 3d10 और 4s2 तो जिंक में भी था, बस एक और सबसेल इंट्रोड्यूस कर दिया p, तो 4p1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ध्यान दो बेटा, कनेक्ट करिएगा बहुत चीजों को बहुत अच्छे से। जब ऐसा हुआ तो s में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली पेयर फॉर्म में, उनको कोई एक्स्ट्रा जरूरत भी नहीं है बेटा, और वो फुल्ली स्टेबल दिखा रहे हैं। अब क्या हुआ, d की पुअर शिल्डिंग आई, d की पुअर शिल्डिंग की वजह से s का अट्रैक्शन बढ़ गया, और s में तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलते हैं बेटा, क्यों? क्योंकि उसका एंगुलर नोड होता है 0। s में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, सबसे ज्यादा, बिकॉज एंगुलर नोड क्या है बेटा हमारे पास 0। अगर ऐसा सिचुएशन बना तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास क्या होगा, वो s का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, वो न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा, यस और नो? अब ध्यान दो बेटा, इसी वजह से मैंने आपको एक एक्सेप्शनल केस लिखवाया है। गैलियम और एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इसका रीजन भी वहां पर यही बताया था कि नहीं बताया था? तो अब क्या है बेटा, वो s क्या हो गया, न्यूक्लियस के बिल्कुल और नजदीक चले गया। अब जब न्यूक्लियस के नजदीक चले गया तो s में से s के इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब इस वजह से उसने एक इफेक्ट को जनरेट किया, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इस इफेक्ट से हुआ क्या, ये बात की बात है, लेकिन पहले कहानी को समझे आप लोग, यस और नो? देखो चीजों को कनेक्ट करोगे ना, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक है, लॉजिकली आप बिल्कुल एक एक चीज को 1 by 1 आराम से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन बात आई बेटा जहां पर वो फिर क्या है ना कि भाई हमें कनेक्ट इसलिए नहीं हो पाता, फिर आप रटने में जाओगे ना, चीजें कभी समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैंने प्रॉपर बैरियर से कनेक्ट करवाया है। आई होप कि बेटा ये चीजें आपको अच्छे से कनेक्ट हुई होंगी, यस और नो? पक्का? तो आज इतना आप अच्छे से संभाल के करना, इतना इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में समझना। एक बार फिर भी घर पे जाके इसको अच्छे से देखना, अगर कहीं दिक्कत हो, अपन कल स्टार्ट तो यहीं से करेंगे, लेकिन फिर भी दिक्कत हो तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? समझे?